लेक्चर 2 में हमने ये देखा कि जो लैंड यानी भूमि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या है और उसके बारे में हमने डिटेल पढ़ा। अब हम देखते हैं सेकेंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लेबर के बारे में, यानी श्रम के बारे में। श्रम कौन प्रोवाइड करता है, लेबर कौन प्रोवाइड करता है, ये क्या करते हैं, क्यों करते हैं, इसके जानने के पहले हम थोड़ा सा फिर से आते हैं। गांव में जो जमीन का बंटवारा है, लैंड का बंटवारा है, वो क्या था। तो पालमपुर में हमने देखा 450 फैमिली थी, 400 फैमिलीज। 450 फैमिली से 100 फैमिली ऐसी है जो लैंडलेस है, यानी जिसके पास कोई खेत नहीं है। 240 फैमिली ऐसी है जिसके पास लैंड जो है 2 हेक्टेयर से कम है, लेस देन 2 हेक्टेयर। और 60 फैमिली ऐसी थी जिनके पास 10 हेक्टेयर या उससे ज्यादा लैंड, जिसको बोलते हैं हम बिग फार्मर। तो ये याद रखना है आपको, पालमपुर में 450 फैमिली थी, 150 फैमिली के पास कोई जमीन नहीं है, जिसको हम बोलते हैं लैंडलेस लेबरर। 240 फैमिली है, उनके पास जमीन का बहुत छोटा सा टुकड़ा है, जिसको हम बोलते हैं 2 हेक्टेयर है, उससे कम है। जो 60 फैमिली है उसके पास 10 हेक्टेयर है, उससे ज्यादा लैंड पड़ा है, जिसको हम बोलते हैं बिग फार्मर। तो अब आप ये देखिए कि लेबर की जरूरत होगी किसको, बिग फार्मर को। यानी जो बिग फार्मर हैं वो खुद ही अपने द्वारा अपने खेत में काम नहीं कर सकते, उनको किसकी जरूरत पड़ेगी, लेबर की। हु प्रोवाइड लेबर, लेबर कौन प्रोवाइड करेगा। निश्चित तौर पर ये बड़े लोग हैं, इनके पास खेत ज्यादा है, पैसा ज्यादा है, ये खुद अपने खेतों में काम नहीं करेंगे, तो कौन करेगा खेत में काम, वो लोग जिनके पास जमीन नहीं है या आय का कोई साधन नहीं है। तो कहां, ये देखिए 150 फैमिली हैं जिसके पास कोई जमीन नहीं है, आय का कोई साधन नहीं है। दे प्रोवाइड लेबर टू द बिग फार्मर, ये लेबर प्रोवाइड करेंगे। और कौन प्रोवाइड करेगा, जो 240 फैमिलीज है जिनके पास जमीन तो है लेकिन जमीन जो है बहुत कम है, जिस जमीन पर उनके घर का खर्च नहीं चलेगा, तो खर्च को चलाने के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए, लाइवलीहुड को चलाने के लिए दे हैव टू डू वर्क इन द फार्म ऑफ बिग फार्मर, उनको बड़े किसानों के यहां काम करना पड़ेगा। तो आप ये समझ गए कि लेबर कौन प्रोवाइड करेगा, वो सभी लोग लेबर के तौर पर काम करेंगे, श्रमिक के तौर पर काम करेंगे, जिनके पास आजीविका का कोई साधन नहीं है। तो ये क्लियर हो गया, हु प्रोवाइड लेबर, लैंडलेस लेबरर एंड स्मॉल फार्मर प्रोवाइड लेबर टू द बिग फार्मर। यानी छोटे जो लैंडलेस लोग हैं जिनके पास खेत का छोटा टुकड़ा है, वही बड़े किसानों के खेतों में काम करेंगे। अब सरकार ने जो मजदूरी तय की है 115 रुपीज एज पर 2011, इस पालमपुर की स्टोरी में सरकार ने 2011 के हिसाब से मिनिमम वेज तय किया है 150 रुपीज, यानी 115 रुपए न्यूनतम मजदूरी है जो सरकार ने तय किया है। लेकिन हम देखते हैं कि जो लैंडलेस लेबरर हैं या स्मॉल फार्मर हैं, जब वो बिग फार्मर के खेतों में काम करते हैं तो उनको मिलता है ₹60 ओनली, यानी इनको कितना मिलता है पैसा, सिर्फ 60 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से। अब आप बोलेंगे कि सर सरकार ने न्यूनतम मजदूरी यानी मिनिमम वेज फिक्स किया है 115 रुपीज, लेकिन लोगों को 60 रुपीज क्यों मिल रहा है। तो एक छोटा सा रूल आपको याद रखना है,
डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई, इसको बोलते हैं मांग, इसको बोलते हैं पूर्ति। चूंकि इस गांव में बिग फार्मर कम है, काम करने वाले लोगों की तादाद ज्यादा है, यानी लेबर जो काम करना चाहते हैं, यानी सप्लाई ज्यादा है, और गांव में काम की जो जरूरत है वो कम है। आप ऐसे समझ लें, जब भी आप कोई सामान जाते हैं बाजार में, आप देखते हैं कि कोई चीज कीमत बढ़ जाती है, किसी चीज की कीमत कम हो जाती है। इसका मुख्य वजह है बाजार में उसकी मांग और पूर्ति। जिसकी मांग ज्यादा होगी उसकी कीमत ज्यादा होगी, जिसकी मांग कम होगी उसकी कीमत कम होगी। तो यहां पर चूंकि सब काम तो बहुत लोग करना चाह रहे हैं, लेकिन काम हमारे पास उपलब्ध नहीं है, तो क्या होगा, इनके बीच में कंपटीशन होगा। जो काम चाहने वाले हैं उनके बीच में कंपटीशन होगा काम को पाने के लिए, तो ये कम कीमत पर भी काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे। और बार्गेनिंग पावर यहां पर किसके पास रहेगा, बिग फार्मर के पास। तो कहेगा नहीं 115 के बजाय मैं इतना पैसा दूंगा। तो ये वजह है कि पालमपुर गांव में लोग कम मजदूरी पर भी काम करने के लिए इसलिए तैयार हो जाते हैं, या कम मजदूरी इसलिए मिलती है क्योंकि वहां पर कंपटीशन ज्यादा है, यानी सप्लाई ऑफ लेबर ज्यादा है और लेबर की जो डिमांड है वो कम है। इसीलिए वहां पर आपस में कंपटीशन के कारण लोग कम कीमत पर काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब एक समस्या है, मैंने एक बात बोली कि यहां पर लेबर ज्यादा है, और आपने ये देखा होगा कि जो किसानों की जो मजदूरी है, या लैंडलेस लेबरर या जो लेबरर हैं, उनकी जो मजदूरी है, अलग अलग शहर अलग अलग स्टेट में उसकी मजदूरी अलग अलग है। यानी एक मजदूर को जो मजदूरी यूपी में मिल रहा है, बिहार में मिल रहा है, एमपी में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, पंजाब में, इन सब राज्यों में मजदूरों की अलग अलग है। तो फिर क्या होगा, एक नई समस्या उत्पन्न होती है जिसको हम बोलते हैं माइग्रेशन ऑफ लेबर। अभी आप कोविड-19 की त्रासदी देख रहे हैं। आपने इस समस्या को भी देखा होगा, जैसे ही लॉकडाउन हुआ, बहुत सारे मजदूर प्रवासी जो दूसरे राज्यों में काम कर रहे थे, हजारों किलोमीटर पैदल चलने के लिए मजबूर हो गए। इस भीड़ को देख के आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि वो सभी गरीब वो मजदूर हैं जिनको अपने राज्यों में या तो काम नहीं मिलता, या काम मिलता है लेकिन उनको मजदूरी उचित नहीं मिलता है, जिसके कारण वो विवश हैं अन्य प्रदेशों में जाने के लिए। ये माइग्रेशन हुआ क्यों? ये माइग्रेशन की समस्या उत्पन्न होती है इस न्यूनतम मजदूरी और वास्तविक मजदूरी के अंतर से। एक तो काम का न मिलना, और दूसरा काम जो मिलता है उसकी मजदूरी कम होती है। इसीलिए लोग माइग्रेट करके दूसरे स्टेट में जाते हैं जहां पर या तो उनको काम अच्छा मिलता है या फिर उनको मजदूरी अच्छी मिलती है। तो आपने देखा कि जो लेबरर हैं, लेबर कौन प्रोवाइड करेगा? तो वो लोग प्रोवाइड करेंगे जो लैंडलेस हैं या जिनके पास खेती का हिस्सा कम है। साथ ही साथ आपने ये भी देखा कि न्यूनतम मजदूरी क्या होती है? न्यूनतम मजदूरी वह होती है जो सरकार लोगों के लिए निर्धारित करती है। लेकिन वास्तविक मजदूरी क्या है? जिस मजदूरी पर लोग काम करने के लिए तैयार होते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि काम करने वालों की तादाद ज्यादा होती है और काम की उपलब्धता, अवेलेबिलिटी ऑफ वर्क कम होती है। इसलिए काम मांगने वाले लोगों में प्रतियोगिता होने के कारण वो कम मजदूरी पर भी काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब होगा क्या? ये जो बिग फार्मर है इसके पास प्रोडक्शन ज्यादा होगा, यानी प्रोडक्शन क्या होगा? इसके पास बहुत ज्यादा होगा। इनके पास प्रोडक्शन बहुत कम होगा, या तो आवश्यकताएं पूरी करने के बराबर होंगी या उससे भी कम होगी।
तो एक तीसरा फैक्टर हम यहाँ पढ़ते हैं, उसके बाद हम आएंगे। यहाँ याद रखना है आपको कि जो बिग फार्मर हैं उनके पास प्रोडक्शन ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि उनके पास खेत ज्यादा होती है। इसको आगे हम यूज करेंगे। लेबर के पास बाद हमने तीसरा फैक्टर देखा, उसको हम बोलते हैं कैपिटल, पूंजी। कैपिटल मीन्स पूंजी। जब आप खेती करेंगे तो खेती के लिए आपको इनपुट की जरूरत पड़ेगी, यानी फार्मिंग आपको करना है तो इनपुट चाहिए आपको। इनपुट के तौर पर आपको क्या क्या चाहिए? आपको सीड चाहिए, आपको इरिगेशन के लिए पैसा चाहिए, फर्टिलाइजर के लिए पैसा चाहिए, पेस्टिसाइड्स के लिए पैसा चाहिए, आपको जो ट्रैक्टर और थ्रेशर का पेमेंट करने के लिए पैसा चाहिए। इसका मतलब है जब आप फार्मिंग करेंगे तो आपको एक मिनिमम इनकम की जरूरत होगी, पूंजी की जरूरत होगी, जिससे कि आप खेती में लगा के अपना काम कर सकें। अब यहां फिर से आप आइए, जो 240 फैमिली हैं इनके पास तो जमीन कम है। इनके पास जमीन कम है, इसलिए इनके पास उत्पादन इतना नहीं होता कि ये बचा पाए। तो हर साल खेती करने के लिए इनको पूंजी की जरूरत पड़ेगी, तो ये उधार मांगेंगे। तो उधार कौन दे पाएगा? क्या वो 150 दे पाएंगे लोग जो लैंडलेस हैं, जिनके पास खेती नहीं है? जवाब होगा नहीं। उनके पास खुद का खाने के लिए पैसा नहीं है, उनके पास खुद का खेती नहीं है, तो किसी को लोन नहीं दे सकती। तो लोन देगा कौन? पैसा देगा कौन? तो आपने ये देखा कि जो 60 फैमिली है उनके पास जमीन का बड़ा हिस्सा है, तो उत्पादन भी क्या होगा? ज्यादा होगा। तब जब उत्पादन ज्यादा होगा तो उस उत्पादन का कुछ हिस्सा तो अपने पास रख लेंगे और बाकी हिस्से को मार्केट में बेच देंगे, जिसको हम बोलते हैं मार्केटेबल सरप्लस। यानी मार्केटेबल सरप्लस क्या हुआ? वो अमाउंट जो अपने उपभोग करने से बच जाता है, जिसको हम बाजार में बेच देते हैं, जिसको हम बोलते हैं मार्केटेबल सरप्लस इज द अमाउंट ऑफ फूड ग्रेन विच इज सोल्ड बाय द फार्मर इन द मार्केट। फार्मर के द्वारा बाजार में जिस फसल को, जिस उत्पादन को बेचा जाता है अपने उपभोग को पूरा करने के बाद, उसको हम बोलते हैं मार्केटेबल सरप्लस, या इसको बोलते हैं बाजार अधिशेष। तो जब बाजार अधिशेष, जब बिग फार्मर अपने उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा जब बेचेंगे तो इनको क्या मिलेगा? मनी मिलेगी, पैसा मिलेगा। उस पैसे को बड़ा किसान क्या करेंगे? या तो बैंक में रख देंगे या तो उससे कैपिटल खरीदेंगे, यानी इन्वेस्ट कर देंगे। इन्वेस्ट कहां करेंगे? ट्रैक्टर खरीद सकते हैं, थ्रेशर खरीद लेंगे, ट्यूबवेल मशीन लगा लेंगे, या और ऐसा इक्विपमेंट खरीद लेंगे जिससे और ज्यादा पैसा वो जनरेट करे। एक तो पहले से उनके पास जमीन ज्यादा है, जमीन ज्यादा है तो उत्पादन ज्यादा होगा, उस उत्पादन को बेचेंगे तो पैसा मिलेगा, उस पैसे को बैंक में रखेंगे और कुछ पैसे को निवेश करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, इक्विपमेंट खरीदेंगे, टूल खरीदेंगे, ट्रैक्टर खरीदेंगे, थ्रेशर खरीदेंगे, यानी इस तरीके से वहां से भी पैसा आएगा। अब इन छोटे किसानों को जब पैसे की जरूरत होगा तो बड़े किसान जिन्होंने बैंक में पैसा रखा है उस पैसे को निकाल के उन छोटे किसानों को ऋण दे देंगे, और इस ऋण को हम बोलते हैं इनफॉर्मल क्रेडिट। इनफॉर्मल क्रेडिट, इसको बोलते हैं अनौपचारिक ऋण। अनौपचारिक, तो इसका मतलब एक और हो गया फॉर्मल ऋण, फॉर्मल क्रेडिट। थोड़ा सा यहां डिफरेंस आप समझ लीजिए। इनफॉर्मल क्रेडिट हम बोलते हैं जब हम रिश्तेदार, साहूकार, महाजन से जब ऋण लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं अनौपचारिक ऋण। जब हम बैंक से, सहकारी संस्थाओं से ऋण लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं औपचारिक ऋण। दोनों में बेसिक यहां पर अंतर समझ लें, बाकी डिटेल में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। यहां पर ब्याज की दर ज्यादा होगी, यहां ब्याज की दर कम होती है। फॉर्मल क्रेडिट में हमें डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ती है, हमें मोर्टगेज रखनी पड़ेगी,
हमें सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, हमें गारंटर देना पड़ेगा, कुछ फॉर्मेलिटी करनी पड़ेगी। तो इसी वजह से छोटे किसान फार्मर क्रेडिट से भागते हैं, यानी वो नहीं ले पाते हैं। तो कहां जाते हैं वो? इन फार्मर क्रेडिट के पास, यानी महाजन से, साहूकार से, या गांव के जो धनाढ़ लोग होते हैं उनसे ऋण लेते हैं। ये जब ऋण देते हैं तो ब्याज दर एक तो बहुत ऊंची रखते हैं। उच्च ब्याज दर होने का दिक्कत यह है कि जब इनको उत्पादन अच्छी नहीं होगी तो ब्याज का भुगतान नहीं कर पाएंगे, तो ऋण जाल में फंस जाएंगे, जिसको हम बोलते हैं डेब्ट ट्रैप। बोलते हैं डेब्ट ट्रैप। डेब्ट ट्रैप को हम बोलते हैं ऋण जाल। ऋण जाल क्या हुआ? जब कोई आदमी कोई ऋण ले लेता है और उस ऋण को चुकाने में सक्षम नहीं होता है, यानी उस ऋण को चुकाने के लिए एक अलग ऋण लेता है, तो ऐसी स्थिति को हम बोलते हैं ऋण जाल। और ऋण जाल में फंसा हुआ किसान अंततः अपने जमीन का एक हिस्सा बेचकर उस ऋण को चुकाता है। तो आप समझिए, जब उसके पास जमीन कम थी तो ऋण लिया, अब ऋण जाल में फंस गया तो जमीन का एक टुकड़ा और बिक जाएगा, तो उसकी स्थिति पहले से और बदतर हो जाएगी। इसी से बचने के लिए भारत सरकार ने केसीसी चालू किया है। केसीसी, जिसको हम बोलते हैं किसान क्रेडिट कार्ड। यानी आपकी जमीन के आधार पर आपको एक कार्ड दिया जाएगा, जिसके आधार पर बैंक से आसानी से आप लोन ले सकेंगे, जिसकी वजह से कि आप इस इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट यानी अनौपचारिक ऋण की जाल में न फंसे और आपकी स्थिति पहले से भी बदतर न हो। इसलिए सरकार ये पूरी कोशिश करती है कि जिन लोगों के पास जमीन है या ऋण की आवश्यकता होती है, उनको केसीसी से ऋण उपलब्ध कराई जाए। तो आपने ये देखा कि ये जब ऋण लेंगे तो बैंक जब ये ऋण मनी लेंडर से लेंगे, साहूकार से लेंगे, तो एक तो ये ब्याज दर ऊंची रखते हैं, साथ ही साथ वो एक अन्य तरह से शोषण करते हैं। एक कंडीशन ये भी लगा देंगे कि जब हमारी फसल हो जाएगी तो आपको हमारे खेत में काम करना है, जो न्यूनतम मजदूरी है उससे कम मजदूरी पर उनके खेत में काम करना है, और ऐसे वक्त में आपको काम करना है जबकि आपके घर में खुद ही बहुत सारे काम हैं, जब आपकी फसल पूरी हो गई है। तो इस तरह से दोहरा और तिहरा शोषण करते हैं ये बड़े किसान। किसके लिए? क्योंकि छोटे किसानों के पास न्यू पूंजी नहीं है, या जो ऋण का व्यवस्था है वह सरकारी संस्थाओं द्वारा नहीं हो पाता है। तो ये रहा आपका कैपिटल। और अगला है जो हम पढ़ेंगे, उसको पढ़ेंगे गैर कृषि कार्य, जिसको हम बोलते हैं नॉन फार्म एक्टिविटी। उसको अगले लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।